क्या एज अ सैलरी क्लास में अलायंस को हटके भी आप जब अपनी नौकरी के 27वें 28वें दिन जब सैलरी आती है, कट कटा के आती है, और जब आप सड़क पे निकलते हैं और आपके बराबर से शू करके कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई रिटेलर, कोई फला ढिमका उस तरह का बंदा निकलता है जिसके पास गाड़ी भी बड़ी है, जो अफोर्ड भी कर सकता है, और फिर आपके जहन में आता है कि अगर ये टोबैको सेक्टर का है तो ये टैक्स इवेडर है, अगर रिटेलर है तो टैक्स इवेडर है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर है तो टैक्स इवेडर है। क्या सैलरीड क्लास का हौसला नहीं टूट रहा आहिस्ता आहिस्ता करके कि एक ही मुल्क वहाँ दो निज़ाम कैसे चल सकते हैं कि मैं 8-9 घंटे अपनी ज़िंदगी के दूँ भी, और फिर मैं बिजली पे भी टैक्स और सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बाद फिर मैं मेन टैक्स जो अपनी इनकम टैक्स है उससे एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दूं, और फिर जब मैं देखूं कि इसी मुल्क के दूसरे तबकात वो टैक्स इवेडर्स हैं, उनसे कोई पूछता नहीं है, करोड़ों करोड़ों रुपए के टैक्स नादहिंदा हैं, तो फिर हमारा हौसला टूट नहीं रहा नासिर साहब आहिस्ता आहिस्ता करके? बहुत अच्छे आपने सवाल किया है और बहुत अच्छे पहलू की निशानदेही की। देखें, इस मुल्क के तमाम शहरी हैं, हमें पता है जैसी भी मुल्क के हालात हैं, जैसी सहूलियात हैं, हमें इस मुल्क की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। चाहे वो एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले हों, बिजनेसमैन हो, होलसेल हो, रिटेलर हो, या सैलरीड क्लास के लोग। तो इक्विटेबल टैक्सेशन होना चाहिए और सहूलियात भी उस हिसाब से मिलती हैं। और ये बात बिल्कुल अब फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू वाज़े हो चुकी है कि इस मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेशन देने में सबसे बड़ा जो रोल है सैलरी क्लास वालों का है। तो आप खुद सोचें ना, 11 महीनों में फिगर 500 रुपए पे पहुंच चुकी है। पिछले साल ये फिगर 368 बिलियन थी, यानी कि 200 रुपए ज्यादा कलेक्शन हो जाएगी जब ये माली साल खत्म होगा। जबकि जब ये टैक्स रेट बढ़ाए गए तो कहा गया था सिर्फ 75 रुपए एक्स्ट्रा कलेक्ट। तो सैलरी क्लास से आप 200 रुपए ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं और रिटेलर, होलसेलर और एक्सपोर्टर मिला के 200 रुपए नहीं दे रहे। तो बताइए किस तरह का इंसाफ है? किस मुल्क के बराबर के शहरी हैं? हम चाहते हैं कि हम भी टैक्स अपने ड्यू टैक्स दें, लेकिन ये नहीं हो सकता एक ही सेक्टर पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। जैसे आपने बिल्कुल निशानदेही की, सैलरी क्लास वालों के लिए इस वक्त अपना घर हासिल करना नामुमकिन हो गया। आप मुझे बताएं कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, इतने ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो कहाँ से सेविंग करेगा? उसके साथ साथ क्या हमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिल रही है हुकूमत की तरफ से? क्या हमें सेहत और तालीम की क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? नहीं। ये सारी चीजें भी लोग अपने पैसों से खर्च कर रहे हैं। तो जब हमें अपनी तनख्वाहों में से इतने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देने हैं, हाई यूटिलिटी कॉस्ट देनी है, हाई फ्यूल कॉस्ट देनी है, और फिर ये भी सारे खर्चे करने हैं, तो सेविंग्स तो ना होने के बराबर है। क्योंकि तनख्वाह एक हद तक ही बढ़ेगी, वो भी अगर किसी कंपनी का हालात अच्छे ना हो तो नहीं बढ़ेगी। ये गवर्नमेंट की तरह नहीं कि हर साल आपको गारंटीड रेज भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में। तो आप सोचें, लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट सामने है कि लोग कितनी बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इस मुल्क को चलाने वाले अच्छे लोग छोड़कर जा रहे हैं। और फिर हमारी हुकूमत मुल्क में इन्वेस्टमेंट की बात करती है, बिल्कुल सही करती है, लेकिन आप मुझे बताएं उस इन्वेस्टमेंट को कौन मैनेज करेगा जब इस मुल्क में काबिल एग्जीक्यूटिव्स नहीं होंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल, वो सब छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स और बेनिफिट नहीं है। तो आप मुझे बताएं, इस मुल्क में कौन कंपनीज को देखेगा, कौन ब्यूरोक्रेसी को देखेगा, कौन जुडिशरी को देखेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।